हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे थे उत्साह और अट नहीं रही। ये दो कविताएं हमने पढ़ी जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। और यहाँ पर इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने हमें उत्साह और अट नहीं रही। उत्साह कविता में उन्होंने यहाँ पर उत्साह बादलों का आवाहन किया है, बादलों को गरजने के लिए कहा है और लोगों के मन में उत्साह भरने की बात की है। उन्होंने बादलों से कहा कि तुम भयंकर गर्जना करो और लोगों के मन में उत्साह भर दो। साथ में उन्होंने ये कहा कि जब भीषण गर्मी के बाद मानव पशु पक्षी जो है बेहाल हो जाते हैं, तब वो जो बादल हैं उनको जो है घेर घेर पूरे आसमान को घेर करके उनको गर्जना करने के लिए कहा है। क्योंकि जब आसमान में गर्जना होती है तो हमारे मन में जो है एक उत्साह, एक उमंग भर जाता है कि अब बारिश होने वाली है। और जब बारिश वर्षा होती है तो नए जीवन का यहाँ पर क्या होता है, उद्गम होता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो जो है खिलने लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। साथ ही अट नहीं रही, ये जो कविता है ये फागुन महीने की सुंदरता, उसकी सौंदर्यता का यहाँ पर कवि निराला जी ने यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि चारों तरफ जो फागुन महीने की जो सुंदरता है, जो सौंदर्यता है, वो उनके मन में, उनकी आंखों में समा नहीं पा रही है। सुगंध से है जो चारों वातावरण क्या हो जाता है, फैल जाता है। और कहते हैं इतना सुंदर और मनमोहक दृश्य है कि वो समा नहीं पा रहा है। तो दो कविताओं के यहाँ पर हमने सारांश, उसकी व्याख्या और प्रसंग को पढ़ लिया था। और हम इसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। और आज देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न में लेके आई हूँ, साथ में आपके जो प्रश्न बच गए थे उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के यहाँ पर आपको 4 उत्तर मिलेंगे और आपको सही उत्तर इनमें से चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि कवि बादल में किसका स्वर सुनता है, रुदन का, क्रांति का, वेदना का या इनमें से कोई। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कवि ने यहाँ पर बादलों को किसका, क्रांति का, ठीक है, क्या कहा कि वो क्या कर रहा है, क्या वेदना कर रहा है, क्या रुदन कर रहा है, नहीं, क्रांति का यहाँ पर जो है स्वर कवि सुन रहा है कि ये जो बादल हैं, ये जो गर्जना कर रहे हैं, ये क्रांति फैला रहे हैं। क्योंकि ये जो कविता है ये लिखी गई थी स्वतंत्रता से पूर्व। तो लोगों के मन में जो है क्रांतिकारी भावना जागृत करने के लिए कवि ने यहाँ पर आवाहन किया है किसका, बादलों का। और उन्हें गरजने के लिए कहा है कि तुम जोर जोर से गरजो और पूरे आसमान में तुम जो है क्या कर जाओ, फैल जाओ। तो यहाँ पर कवि बादलों में किसका स्वर देखते हैं, वो क्रांति का स्वर देख रहे हैं। क्रांति की जो है भावना लोगों के मन में वो डालना चाहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके इस तरह से होते हैं, एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाते हैं, इनमें से एक आपका उत्तर सही होता है। तो यहाँ पर कवि ने बादलों में जो है किसका स्वर देखा है, क्रांति का स्वर है। लोगों के मन में वो क्रांतिकारी भावना भरना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति उनके मन में क्रांति जागृत हो। ठीक है, चलिए, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर कविता पढ़ी थी अट नहीं रही है, बादलों के बाद हमने अट नहीं रही है। तो हमने बात की थी फाल्गुन, फागुन के महीने में जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ जो है। आषाढ़ के महीने हरियाली की बात करेंगे तो यहाँ पर फागुन की का जो महीना होता है उसमें जो है, क्योंकि जो है फागुन के महीने में, क्योंकि फागुन के महीने में नए फूल खिलते हैं, नई जो है बोर आती है, नई नई जो है कलियां खिलती हैं और उस समय चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इससे पहले जो पत्ते पुराने होते हैं वो झड़ जाते हैं और नई नई जो है यहाँ पर चारों तरफ जो है फूलों से जो वातावरण है वो खुशबू से भर जाता है। तो किस महीने में हरियाली, चारों तरफ जो है हरियाली छा जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। चलिए, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं। यहाँ कवि ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है किसके लिए, वो कहते हैं कि उनके केस जो हैं सुंदर, काले और घुंघराले। अपनी प्रियसी के लिए,
बादलों के लिए, धरती के लिए, या इनमें से कोई नहीं। कवि ने अपनी जो पहली कविता है उत्साह, उत्साह की जो थर्ड लाइन है वहां पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है कि बादलों के जो केस हैं, जो बाल हैं, वो सुंदर काले और घुंघराले हैं। बादलों के केस कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, काले होते हैं और इस प्रकार से घुंघराले होते हैं। उन्होंने बादलों की सौंदर्यता का, बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने। तो यहाँ पर कवि ने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश का होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझना, इनमें से कोई नहीं। देखिए भावार्थ जो हम लिखते हैं ना कविता की पंक्तियों के बाद, एक तो हम उसका वो लिखते हैं क्या, उस कविता का अर्थ लिखते हैं, ठीक है, व्याख्या करते हैं। पंक्ति जो दिया गया है उसको आप लिखते हैं व्याख्या में, फिर आप उन पंक्तियों से उसका भावार्थ निकालते हैं कि इन पंक्तियों में क्या इस कवि का भावार्थ है। तो कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? तो देखिए बारिश होना भी होता है, इसका जो है प्यास बुझना भी होता है, लेकिन भाव क्या है यहाँ पर कवि का? उन्होंने कहा कि जब क्या होती है, भीषण गर्मी होती है, सभी प्राणी जो है त्राही त्राही करते हैं, किससे, सूखे से और प्यास से, और जब बारिश होती है तो हम जो है क्या होते हैं, उत्सुक हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, ठीक है, हमारा मन जो है स्थिर नहीं हो पाता है, हम दुखी हो जाते हैं गर्मी से, ठीक है। लेकिन जब वर्षा होती है, जब जल का बरसना जो है किसका प्रतीक है, तो तब जो है हमें शांति मिलती है और सुख की स्थापना होती है। तो यहाँ पर भाव क्या था कवि का, कि शांति और सुख की स्थापना तब हो जाती है, ठीक है, जब जल बरसता है, जब बादल जो है वर्षा करते हैं तो चारों तरफ शांति का माहौल फैल जाता है और सुख की स्थापना हो जाती है। क्यों? यहाँ कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता से भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं उस समय, क्योंकि कविता लिखी गई थी स्वतंत्रता से पूर्व, उस समय अंग्रेजों की गुलामी में हमारे भारतीय थे, तो बादलों के माध्यम से वो लोगों के अंदर जो है क्रांति की भावना जागृत करना चाहते हैं कि जब क्रांति होती है उसके बाद देखिए देखिए बादल पहले गरजते हैं, खूब गरजते हैं, जोर जोर से गरजते हैं, तो ये क्रांति फैलाती है, और इस क्रांति के बाद जो है जब वर्षा होती है, शांति जो है हो जाती है और सुख की स्थापना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही भाव था, तो यहाँ पर शांति और सुख की स्थापना, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक जो है अर्थ क्या है? तप्त धरा, चलिए तो इसका सांकेतिक अर्थ क्या हो जाएगा तप्त धरा का? पहला है इसका गर्म धरती, दूसरा है इसका सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तप्त धरा, तो तप्त धरा किसे कहेंगे? तप्त यानी कि गर्मी, ठीक है, और तप्त जब धरा हो जाती है तो लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं, ठीक है। अब एक दिन बारिश आएगी, दूसरे दिन क्या हो जाती है, दूसरे दिन बहुत अच्छा हो जाता मौसम, फिर गर्मी रहेगी 2-3 दिन, तो फिर जो है सभी लोग पीड़ित हो जाते हैं, धरती जो है पीड़ित हो जाती है। तप्त धरा यानी धरती, तप्त यानी कि दुखों से पीड़ित, ठीक है। तो यहाँ गर्म धरती के बजाय दुखों से पीड़ित धरती की बात हो जाएगी। यहाँ पर भावार्थ हम लिखने वाले हैं, तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दुखों से पीड़ित धरती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर यहाँ इशारा किया है? तो उन्होंने क्या कहा, अधिक गर्मी से, सांसारिक कष्ट से, या असफलता, या इनमें से कोई नहीं। उन्होंने यहाँ पर निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है, जो सांसारिक कष्ट है उसकी ओर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इशारा किया है। चलिए इसको भी लिखिएगा, कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है, तो इन्होंने इशारा किया है सांसारिक कष्ट से, ठीक है। चलिए लिखिएगा उत्तर, फागुन मास में, फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं? जो फागुन महीना है तो उस समय कैसी हवाएं चलती हैं? शुष्क हवाएं चलती हैं, नमी युक्त चलती हैं, मादक चलती हैं, या मंद मंद चलती हैं?
तो आप जानते हैं फागुन के महीने में चारों तरफ सभी पुष्प खिलते हैं, लाल हरे पीले नीले, आपको पूरा वातावरण जो है, और जब पुष्प खिलेंगे तो पूरा वातावरण जो है, हवा जो है किससे हो जाएगी, पुष्पों से जो है सुगंध फैलेगी, और उस सुगंध से कैसी हवा चलेगी, मादक हवा चलेगी। तो फागुन मास में कैसी हवाएं चलेंगी, हवा चलेगी कैसी, मादक, चारों तरफ जो है खुशबू ही खुशबू फैल जाएगा। तो फागुन का महीना ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ उत्तर लिखेंगे मादक। ठीक है, तो फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं, मादक हवाएं चल रही हैं। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं, तो फागुन मास में मादक हवाएं चल रही हैं। चलिए देखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है। देखिए, बादलों का जब कवि ने आवाहन किया, उन्होंने क्या जो है आग्रह किया इन बादलों से। उन्होंने बादलों को न बरसने के लिए कहा, बरसने का कहा, गरजने का कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो कवि ने क्या कहा कि हे बादलों तुम खूब गरजो, गरजने का उन्होंने पहले आवाहन किया, और गरजने के बाद फिर तुम क्या करो, बरस लो। तो यहाँ पर बादलों का आवाहन जो है करते हुए उनसे क्या जो है आग्रह किया है, तो यहाँ पर बरसने का आवाहन किया है, पहले गरजने के लिए और फिर बरसने के लिए यहाँ कवि ने कहा है। चलिए, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है, जिससे कि वातावरण में क्या हो जाए, जोश और क्रांति फैल उठ सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस कविता में, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया जा चुका है, कि बादल जो उत्साह कविता है, बादलों को गरजने के लिए कहा है कवि ने। तो क्यों उन्होंने कहा है, जिससे क्या हो जाए, जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चों का तो यहाँ जिक्र नहीं हुआ है कि बच्चे डर जाएं इसलिए तुम जो है गरजो, गर्मी समाप्त हो जाए, गर्मी का है, लेकिन यहाँ भावार्थ कवि का क्या है कि जोश और क्रांति फैल सके। ठीक है, गरजने के लिए कवि यहाँ इसलिए कह रहे हैं बादलों को, ताकि लोगों में क्रांति फैल जाए, लोगों में जोश फैल जाए, और लोग क्या हों, लोग जागृत हों। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागृति हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा गरजने के लिए। और गरजना जो है किस लिए कहना कह रहे हैं वो, गरजने के लिए, ताकि जो वातावरण है उसमें जोश फैल जाए, उसमें क्रांति फैल सके, और जब क्रांति फैलेगी तो स्वतंत्रता हमें मिल जाएगी। इसलिए जो है उन्होंने क्या कहा है, गरजने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो इस कविता में बादलों को किसका प्रतीक बताया, भावनाओं का, सुख का, दुख का, या क्रांति का। तो देखिए, यहाँ पर कवि ने हमें बादलों को गरजने के लिए इसलिए कहा है, ताकि पूरे वातावरण में क्या हो सके, क्रांति फैल सके। तो बादल किसके प्रतीक हैं, बादल क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, ताकि जो आपके विश्व में क्या हो जाए, पूरी धरती पर क्या हो जाए, क्रांति फैल जाए। ठीक है, तो यहाँ क्रांति का प्रतीक है बादल। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है। तो देखिए, जब फागुन का मास आता है तब लोगों के चेहरों पर क्या हो जाती है, मायूसी छा जाती है, डर का माहौल बन जाता है, दुख या फिर खुशी। तो देखिए, जब चारों तरफ फूल खिलते हैं, जो है वातावरण पूरा खुशबू से भर जाता है, तो यहाँ पर फिर जो है खुशी का माहौल बन जाता है, लोगों के चेहरे खुशी से जो है भर जाते हैं। ठीक है, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये हमने शब्दार्थ में भी लिखा था। धाराधर, धारा यानी कि जानते हैं धारा, वर्षा। तो धाराधर कौन है, बादल। बादलों में क्या होती है, वर्षा होती है। बादल क्या करते हैं, जो पानी है हमारी धरती से जो है वाष्पीकरण होकर के बादल जो है आसमान में जाते हैं, और वहां से वो वर्षा करते हैं। तो धाराधर किसे कहा गया है यहाँ पर, बादलों के लिए। तो लिखिएगा, धाराधर किस लिए प्रयुक्त हुआ है, ये बादलों के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बादल अपनी गर्जन और तर्जन से किसे घेर लेता है।
समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं आकाश को वो घेर लेता है। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। कविता अट नहीं रही में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये मास तो था फागुन का, लेकिन यहाँ बसंत ऋतु का जो है यहाँ पर चित्रण किया गया है। और बसंत ऋतु में जो है क्या होती है, चारों तरफ जो है फूल खिलते हैं। ठीक है। शरद ऋतु जो है आपकी ठंडियों का महीना होता है, जब सर्दी होती है बहुत ज्यादा। वर्षा ऋतु जब वर्षा होती है। ठीक है। और जो आपका ग्रीष्म ऋतु है ये तो आप जानते ही हैं, गर्मी। और यहाँ बसंत ऋतु में चारों तरफ जो है क्या होती है, चारों तरफ फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके इन कविताओं से 14 प्रश्न हमने लिए जो कि आपके बहुविकल्पी हैं। और इसमें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रश्न हम कर चुके थे, प्रश्न नंबर 4 तक हम कर चुके थे। इसमें हमने उत्साह के अलग लिए हैं और अट नहीं रही कविता के दूसरे इसमें जो है अलग से प्रश्न लिए हैं। ठीक है। तो ये हम कर चुके थे प्रश्न नंबर 4 तक। और अब यहाँ पर अट नहीं रही कविता के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर आप कर चुके थे। अट नहीं रही कविता के कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर। तो देखिए, छायावाद की एक खास विशेषता है। क्या विशेषता है? अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, यानी कि उसके साथ जो है तोल मोल करना, उसके साथ जो है सामंजस्य बिठाना, उसके साथ जो है एक बैलेंस बनाना। ठीक है। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, ये आपको लिखना है। छायावाद की एक खास विशेषता है, वो विशेषता क्या है? अंतर मन के भावों का, जो आपके मन के अंदर भाव हैं उनको बाहर की दुनिया से जो है उसका सामंजस्य बिठाना। ठीक है। कविता की किन पंक्तियों को आप पढ़कर आपको ये धारणा पुष्ट होती है, क्या लगता है आपको, ये आपको लिखना है। चलिए, तो देखिए, निम्न कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। अब यहाँ पर आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो लिखिएगा इसे, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। चलिए लिखिएगा इसे, आभा फागुन की तन हट नहीं रही, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। चलिए, तो आप लिख लेंगे। और आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है? कवि ने क्या कहा है कि फागुन महीने में इतनी सुंदरता है चारों तरफ, मेरी आंख ही नहीं हट रही है, यानी मैं जिस ओर अपनी नजर देख डालता हूँ वहां से मेरी आंख जो है उस सुंदरता को देख करके मेरी आंख हट नहीं रही है। तो चलिए लिखेगा प्रश्न को, उत्तर लिखेंगे, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। जो फागुन का महीना है, इस महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अत्यधिक मनमोहक होता है, वो मन को मोहने वाला मौसम होता है। चारों तरफ आप प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे तो हर पेड़ में जो है फूल लगे होंगे, हर पेड़ में जो है नई पत्ती आपको दिखेगी, पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे जो फूल हैं अपनी सुगंध से वो क्या करते हैं, मुग्ध कर देते हैं। ठीक है। तो चारों तरफ जो है पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटकी हुई आपको दिखेंगी,
चारों ओर फैली हुई हरियाली और रंग बिरंगे फूल और अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। जो प्रकृति का नया रंग है और सुगंध है वो जीवन में क्या करता है, नई ऊर्जा और नई ऊर्जा का वो क्या करता है, संचार करता है। ठीक है, सभी के मन जो है उत्साह से भर जाते हैं, सभी का मन जो है खुश होता है, प्रसन्न रहता है और प्रकृति का सौंदर्य देख करके यहाँ कवि की नजर भी जो है हट नहीं रही है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य इतना जो है चरम पर होता है उस समय कि जिस ओर देखें उस ओर आपको फूल ही फूल खिले हुए दिखेंगे, नए नए पत्ते दिखेंगे, डाल जो है लाल हरी जो है होती हुई आपको दिखेगी। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसको देख करके कवि का मन जो है इसके प्रति आकर्षित है। साथ में कवि कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य को से जो है वो हट नहीं रही है। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है, इस प्रश्न में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए प्रकृति जो है, इस कविता में कवि ने प्रकृति का जो है निम्नलिखित रूपों में वर्णन किया है कि प्रकृति की जो व्यापकता है वो किस प्रकार से है, वो यहाँ इस कविता के माध्यम से हमें कैसे बताई है। पहला पॉइंट है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। इससे पहले जो पुराने पत्ते होते हैं तो वो जो है झड़ जाते हैं। आपने फरवरी में और मार्च में देखा होगा, पुराने जो पत्ते होते हैं, जो झड़ने वाले पत्ते होते हैं, तो वो जो है सभी झड़ जाते हैं। और मार्च मिड से लेकर अप्रैल मिड तक आपके जो है सभी पत्तों में जो है नए पत्ते, सभी पेड़ों में जो है नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और ये सब आपको दिखता है। ये प्रकृति की व्यापकता है। नए पौधे, पेड़ पौधे जो है, सभी पेड़ पौधे नए पत्ते जो है पाकर खिलखिला उठते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। इस मौसम में, प्रकृति के इस बसंत के मौसम में जो है फूलों की जो खुशबू है वो पूरे वातावरण को क्या कर देती है, सुगंधित कर देती है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। तो जो डालियां हैं वो कहीं लाल लाल पत्तियों से और कहीं हरी हरी पत्तियों से वो भर जाती है। जो बाग बगीचे हैं उनमें चारों ओर हरियाली छा गई है और कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसके माध्यम से हमने जो है इसका उत्तर बताया है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं यहाँ से कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का यहाँ पर वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। वो कौन कौन से रूप हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, पेड़ पौधे जो है नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा पॉइंट देखिए, डालियां कहीं हरी हैं तो कहीं लाल पत्तियों से भरी हुई है। बाग बगीचों में चारों तरफ जो है फूल खिलते हैं और हरियाली छा जाती है। और इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि को जो है, कवि की जो आंखें हैं वो जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य से हट नहीं रही है, उनको मुश्किल हो रहा है अपनी आंखें हटाने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से जो है भिन्न होता है। तो देखिए फागुन के महीने में ऐसा आपको क्या लगता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है, प्रश्न लिखेंगे। चलिए, फागुन में जो है प्रकृति की जो शोभा होती है, जो सुंदरता है वो अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फलों और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। साथ में आकाश साफ और स्वच्छ होता है और बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का जो सौंदर्य है वो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो बहुत सारी चीजें इस ऋतु में आपको देखने को मिलता है। एक तो पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, ठीक है, और फल उनमें आ जाते हैं। फूलों से जो है सभी पेड़ पौधे जो है लद जाते हैं। हवा, क्योंकि फूल जो है खिलते हैं तो हवा जो है सुगंधित हो उठती है। आकाश भी इस समय आपको साफ और स्वच्छ दिखता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखते हैं
और बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। चारों तरफ आपको पक्षियां दिखेंगी और बागों में आपको पक्षियां दिखेंगी। इस तरह से फागुन का जो ये सौंदर्य है वो अन्य ऋतुओं से भिन्न है, क्योंकि इस समय प्रकृति की जो शोभा है वो अपने चरम पर होती है। ठीक है, इसलिए जो है ये अन्य ऋतुओं से आपको भिन्न दिखती है। और यहाँ अंतिम प्रश्न इस कविता का है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की यहाँ पर आपको विशेषता बतानी है। इन दो कविताओं में उनकी काव्य में क्या विशेषता है उसको आपने बताना है। तो महाकवि जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वे एक छायावादी कवि थे और उनके काव्य शिल्प की यहाँ कुछ विशेषताएं हैं। दोनों कविताओं में उन्होंने प्राकृतिक चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया है। एक और उन्होंने जहां बादलों को गरजने और बरसने को कहा, दूसरी ओर उन्होंने फागुन महीने के जो बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, मानवीय अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं। दूसरी कविता में कवि ने यहाँ फागुन से जो है बात करते हैं, वो फागुन के महीने की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले में उन्होंने क्या कहा है, बादलों को वो आवाहन कर रहे हैं, बादलों का, कि वो क्या करें, गरज गरज कर बरसे। ठीक है, साथ में कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कविता में तत्सम शब्द का प्रयोग उचित मात्रा में यहाँ पर किया है। ठीक है, साथ में देखिए गीत शैली का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है, लयबद्धता उनमें साफ साफ दिखती है। इनमें अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। तो अलंकार को भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपके हर काव्य रचना में भी ये काम आता है, क्योंकि हमें काव्य में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत कविता में कौन सा अलंकार है या इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो या फिर अनुप्रास अलंकार किस पंक्ति में है, रूपक अलंकार किस पंक्ति में है, इस प्रकार से आपको कविताओं से अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख लेंगे। और इस प्रकार से आपका ये जो दो आपकी कविताएं थी, उत्साह और अट नहीं रही, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, ये कविता हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ बादलों के लिए और फागुन महीने की सौंदर्यता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर भी आप कर चुके हैं। अट नहीं रही इस कविता के भी आपने प्रश्न कर लिए हैं। कविता एक ही में जो है आपको दो दी गई हैं और दो अलग अलग कविताओं के माध्यम से दो अलग अलग चीजों पर यहाँ पर हमने विस्तार से वर्णन किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस